जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है खनिज संसाधन। और खनिज संसाधनों में आज हम चर्चा कर रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। इससे पहले जो है हम अन्य खनिजों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंह भूमि तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलता है। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल की तटीय बालू में मिलता है मोनोजाइट के रूप में, और यहाँ से मोनोजाइट और इल्मेनाइट भी प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना। विश्व के सबसे बड़े मोनोजाइट निक्षेप केरल के पलक्काड़ तथा कोलाम जिले में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा के महानदी की नदी डेल्टा में भी ये पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी रॉकेट बॉयज़, अगर आपने उसको देखा होगा तो उसमें ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, एटॉमिक कमीशन किस तरीके से बना है और कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट लोग थे, है ना, विक्रम साराभाई और जो भी महत्वपूर्ण लोग थे उनसे जुड़े हुए। ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी है। आगे देखो जरा, इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई। बाद में 1967 में भाभा जो है होमी जहांगीर भाभा, वो एक प्रमुख भूमिका इसमें निभाएंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में इसे पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं: तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटका में तथा काकरापार गुजरात में मौजूद है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है। तारापुर वैद्युत ग्रह के वर्ष 1959 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। हालांकि बहुत सारे देश ऐसा चाहते थे कि हम इसको ना बनाएं, जैसे अमेरिका। तारापुर में अमेरिकी तकनीक से परिष्कृत नाभिकीय ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने वाली विधि पर आधारित बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला परमाणु खनिज यूरेनियम है। यूरेनियम दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है, मतलब थोरियम दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है, यूरेनियम पहला है। मीठी वृद्धि परमाणु संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह रत्नागिरी में फ्रांस की ओरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थाल जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मानगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में अवस्थित है। इसी प्रकार से अन्य भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान में, तालचर ओडिशा में तथा तूतीकोरिन तमिलनाडु में मौजूद है। आगे लिखा हुआ है, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण 1973 में कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया, ध्यान रखना। काकरापार नाभिकीय संयंत्र सूरत गुजरात में स्थित है। वर्ष 1988 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत रूस ने वर्ष 2002 से भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, यानी अभी भी चल रहा है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कर्नाटका में है। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। कुछ और भी बेसिक फैक्ट है, इनको देख लो, ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत है। ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत साधन भी कहे जाते हैं, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये वाली लाइन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, वैद्युत, लघु
लघु वैद्युत तथा बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक तथा गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। देखो, नवीकरणीय क्या होते हैं? जिन्हें बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। अनवीकरणीय वो होते हैं जिन्हें केवल एक बार यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो। भारत में रामपुरा गांव आगरा अपना सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ध्यान रखना, भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट स्थापित किया गया है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक आदि हैं। भारत में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित पवन ऊर्जा इकाई एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। तो तमिलनाडु राज्य में बुम्पडाल नामक स्थान पवन ऊर्जा इकाई के लिए फेमस है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु यहाँ 500 टावर लगाए गए हैं। ठीक, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की मदद से वैद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। भारत में 8000 से 9000 मेगावाट ज्वारीय वैद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता भारत में है। ये क्षेत्र कौन कौन से जहाँ पर ये ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है? तो पहला है कच्छ की खाड़ी और खंबात खाड़ी अर्थात गुजरात तटीय क्षेत्र, यहाँ की ज्वारीय रेंज 8 से 11 मीटर है। और दूसरा है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र। आगे देखिए, भूतापीय ऊर्जा का आशय भूपटल की ऊष्मा से है, जो ज्वारीय गीजर उष्ण क्षेत्रों से प्राप्त होती है। भारत का प्रथम भूतापीय संयंत्र वर्ष 2012 में आंध्र प्रदेश के खम्मम में स्थापित किया गया था, जो अब तेलंगाना में है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू राज्य में स्थित है। यह गर्म पानी के स्रोतों के रूप में प्रसिद्ध है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा ये भी देख लो, राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित भादला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। भारत के कर्नाटक के तुमकुरू जिले के पावागढ़ तहसील में शक्ति स्थल नामक विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सौर ऊर्जा पार्क है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित मुम्पडल पवन ऊर्जा इकाई देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है, ऊपर हमने देख लिया था। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। और लास्ट पॉइंट है इसमें, भारत में जल वैद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? ध्यान रखना, दार्जिलिंग में हुई थी। सबसे पहले बिजली दार्जिलिंग में आई थी। इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम के जल वैद्युत गृह की स्थापना की गई, जो कावेरी नदी पर स्थित है। अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे किसी भी पेड प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं साथियों, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS की, या तैयारी कर रहे हैं BEO की, या फिर RO ARO की, तो हमारे पेड ग्रुप चालू हो चुके हैं साथियों। इनसे जुड़ करके आप अपनी एक सीट को पक्का कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। देखो भाई, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास क्रम 1874 से शुरू होता है, जब पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। आगे चलकर बंगाल सरकार ने क्या किया, इसका नाम चेंज करके कर दिया बराकर आयरन वर्क्स। ध्यान रखना, सबसे पहले जो कंपनी खुली थी स्टील की, उसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, जिसका नाम चेंज होकर हो गया बराकर आयरन वर्क्स। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत के तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखना। भारतीय उद्योग के सभी सेक्टर अपनी मूलभूत आधारित संरचना के लिए मूल रूप से लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। किसी भी देश की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि वहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन कितना है। क्यों? क्योंकि जब स्टील का प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सारी चीज़ें बढ़िया हो रहे हैं। अगर आप घर बनाओगे तो आपको लोहा स्टील चाहिए होगा, रोड बनाओगे लोहा स्टील चाहिए होगा, पुल बनाओगे लोहा स्टील चाहिए होगा। यानी अगर किसी देश में लोहे और स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब वो देश तरक्की कर रहा है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है, ध्यान रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क तथा कोककारी कोयले के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज तथा अग्निसह मृत्तिका यानी फायर क्ले आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल यानी भार वाले होते हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। यानी जहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी वहीं पर फैक्ट्री होनी चाहिए। अब हम यूपी में फैक्ट्री डाल रहे हैं तो यहाँ पे तो कोयला वोयला है ही नहीं, तो लाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ झारखंड से, तो लाने में ट्रांसपोर्टेशन में इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इस वजह से वहीं पर हैं ज़्यादातर। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों को समष्ट करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है, जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयले
तथा अन्य संपूरकों से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग आरंभ से ही स्थापित कर दिए गए थे। लॉजिक वही है जो मैंने आपको बताया। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत एक बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने तथा छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें तथा आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। अब भारत के कुछ इंपॉर्टेंट स्टील कारखानों की जरा हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो, पहला है हीरापुर। कहाँ पर मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। कब बना है ये सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो एक बार आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। नाम क्या था इसका? भारतीय लौह इस्पात कंपनी। फिर है भद्रावती, कर्नाटका में 1923 में। पहले इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। फिर है बर्नपुर, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। यह स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया, ठीक है। फिर है कुल्टी। कुल्टी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कब बना? 1874 में। ये बंगाल लोहा एवं इस्पात उद्योग में बदल गया बाद में इसका नाम। फिर है सक्ची, 1907 में। यह जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1853 में चारकोल पर आधारित प्रथम लौह प्रगलन संयंत्र से हुई, लेकिन यह असफल रहा। 1854 में प्रथम सफल प्रयास के रूप में कावसजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई। 1855 में कोलकाता के पास रिशरा में जूट मिल की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। ध्यान रखना, पहली सूती मिल कहाँ पर लगी थी? मुंबई में लगी थी। किसने लगाई थी? कावसजी नाना भाई डाबर ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ध्यान रखना, पहली औद्योगिक नीति कब आई है? 1948 में। 30 अप्रैल 1956 में देश की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की पहली मिल की स्थापना 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में हुई, लेकिन यह मिल असफल रही। प्रथम सफल कागज कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम सफल कागज कारखाना 1867 में कोलकाता के बालीगंज में लगाया गया था, ठीक। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना 1789 में लखनऊ में लगाया गया था। मतलब लखनऊ नहीं, ये कोलकाता है, कोलकाता का बालीगंज, ठीक है। भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 में लगाई गई थी। भारत में पहला दिया सलाई कारखाना 1921 में गुजरात में स्थापित किया गया, ठीक है। और भी इसमें कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जरा इनको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। देखो, भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रयास कब हुआ? सबसे पहले 1830 में पोर्टो नोवा तमिलनाडु में किया गया था, परंतु यह कारखाना कुछ समय बाद असफल हो गया। भारत में 1874 में पहली बार बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी द्वारा लोहे का सफल उत्पादन किया गया। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा वर्ष 1907 में साक्ची में पहला कारखाना लगाया गया और यहीं से स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ, वो हमने पहले देखा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर की गई। यहाँ से कच्चा लोहा बाबा बूदान की पहाड़ियों से, जबकि चूना पत्थर भांडी मुंडा से प्राप्त होता था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ से शक्ति के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो मालनंद वन क्षेत्र से प्राप्त होता था। वर्ष 1989 से ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी। वर्ष 1998 में इसका विलय सेल में पूरी तरह कर दिया गया। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में स्टील संयंत्रों की स्थापना की गई, ठीक है। और देखते हैं जरा, भिलाई स्टील कारखाना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस देश की सहायता से लगाया गया। भिलाई पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है। कहाँ पर है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोकारो जो लगा है साथियों, ये झारखंड के हजारीबाग में लगा है, ठीक है। इसके अलावा और देखो, ठीक है, लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए खनिज के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फास्फेट इत्यादि इत्यादि ये सब मिलता है। देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसको मंगाया जाता है। विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र का पहला समुद्र तट पर स्थित कारखाना है। मतलब विशाखापत्तनम जो है, एक सेकंड,
विशाखापट्टनम जो है साथियों इस्पात संयंत्र का ऐसा पहला कारखाना है जो समुद्र के किनारे है, ध्यान रखना। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति बैराडीला खान से की जाती है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की प्रमुख स्टील कंपनी है। टाटा नगर में स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1962 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ध्यान रखना, दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई है, ठीक है ना। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सामान्यतः क्रोमियम तथा निकिल को प्रयोग में लिया जाता है। ये पेपर में पूछा था सवाल, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर इसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाल करके स्टेनलेस स्टील हम लोग बनाते हैं। इसके बर्तन वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो ये वो आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में नई जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।